हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का अपना अगला वीडियो। जो साथी पहली बार जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो पढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। यहाँ पर देखो लिखा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर लिखे। तो सरकार के अंतरिम सदस्य दिए गए हैं, अंतरिम सरकार बनी थी और उनका पोर्टफोलियो यानी डिपार्टमेंट विभाग दिए गए हैं। कौन कौन से विभाग मिले थे तो यहाँ पर ध्यान देंगे। जवाहरलाल नेहरू इनको मिला था। जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली खान। तो इसमें आपको मैच कराना है। जवाहरलाल नेहरू को मिला था विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह, सूचना और प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि और लियाकत अली खान को वित्त। तो 2 1 4 3 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे। फिर से अगेन देखो कूट वाले क्वेश्चन है। मूल अधिकार दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद, तो इसमें आपको सही मैच कराना है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, तो आपको इसमें बताना है। समता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कूट। स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध ये 23-24 में है और सांस्कृतिक वाला 29 से 30 है। तो 4 3 2 1 डी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए अनुच्छेद और सूची 2 में प्रावधान या फिर मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 का वर्णन किया गया है आपका विधि के समझ समता, विधि के समझ समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, 4-2 हो गया। और 21A का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा अधिकार 3 और 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण 1। 4-2 3-1 पहला वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे से बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अनुच्छेद संख्या दी गई है और उनके प्रावधान दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना है। 6वीं अनुसूची ये संबंधित है आपका, 6वीं अनुसूची संबंधित है पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और इसमें कौन कौन से प्रशासन थे, ये आपका था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्यों के इसमें प्रशासन दिए गए हैं जनजातीय क्षेत्रों के, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची ये दल विरोधी विरोध कानून से संबंधित है और ये आई थी आपके 52वें अमेंडमेंट के द्वारा, 52वें अमेंडमेंट के द्वारा। और ये कब आई थी 1985 में, तो यहाँ पर डेट भी याद रखेंगे 1985 में और अक्टूबर का मंथ था। 11वीं अनुसूची का संबंध है आपका, 11वीं अनुसूची ये आपके पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये 11वीं अनुसूची 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आई थी और ये आपका 24 अप्रैल 93 में लागू हुई थी। तो ये सारे फैक्ट भी याद सकते हो। 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से 74वें संविधान संशोधन में और ये आपका 1992 में भी आई थी, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। 4-2 1 4 3-2 1 4 ये आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये स्टेटूटरी बॉडी है, स्टेटूटरी बॉडी, बाकी ये संवैधानिक निकाय। पहला गलत हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी जिनका उद्देश्य अंतरराज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये वाला आपका राइट है। आपसे क्वेश्चन सही पूछा गया था इसलिए केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा करेक्ट है ये। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफलता यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
365 में है प्रशासनिक अधिकरण, ये वाला आपका गलत दिया गया है। 365 भी आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये भी उसी से संबंधित है। जबकि ये प्रशासनिक अधिकरण है, ये आपका 323 ए होना चाहिए यहाँ पे, तो यही वाला गलत है और यही आपसे पूछा गया था। सी पार्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 368 में है संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकता से वंचित करने के वैध आधार है? तो ये कौन कौन से? धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, करेक्ट है ये। 7 वर्ष तक विदेश में निवास करना, ठीक है। संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सूची 1 में रिट दी गई है और सूची 2 में उसके मूल उद्देश्य, तो इनको बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान देंगे, रट लेंगे, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है विधि विरुद्ध निरोध से सुरक्षा, 3 से ये मैच होगा। परमादेश लोक प्राधिकरणों के अधिकारों का निर्वहन करने का निर्देश, यानी परमादेश। प्रतिषेध, प्रतिषेध ये क्या होता है? नियंत्रण कार्यों पे, अधीनस्थ न्यायालयों को आधिकारिकता से अधिक कार्य कराने पर नियंत्रण। और अधिकार परीक्षा ये है लोक अधिकारी का पद विधि विरुद्ध रूप से धारण करने का निवारण। तो 3, 2, 4, 1 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 रिटें होती हैं, उनके बारे में भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे होता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। मैंडेमस, मैंडेमस का क्या होता है? मैंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड। प्रोहिबिशन यहां पर लिख देते हैं प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, फॉरबिड। चौथा है क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है आपका बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। और आखिरी है 5वां, वो भी ध्यान रखेंगे, सर्टिलरी, सर्टिलरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। तो ये 5 रिटें आपको ध्यान रखनी है, इनका क्या मतलब होता है, एग्जाम में भर भर के आता रहता है। आगे है इसमें धन विधेयक से संबंधित आपको बताना है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति की इसमें अनुशंसा की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला गलत हो गया। राष्ट्रपति संसद की पूर्व स्वीकृत के बिना भारत की समेकित निधि से अग्रिम भुगतान को अधिकृत कर सकते हैं, ये वाला करेक्ट है। और ये किसमें वर्णित है? 266(1), ये आर्टिकल 266(1) में वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद सूचना देनी होगी, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृत के बाद सूचना देनी होती है। यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला एक बार दोबारा देख लेंगे। इसमें धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, ये तो करेक्ट है, मैंने यहाँ गलत बता दिया। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अप्रूवल की आवश्यकता होगी और पहले से सूचना देना होगा, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है और पहले सूचना देनी होगी, और ये आपका आर्टिकल 266(1) में वर्णित है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर केवल एक आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधायकों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके किया जाता है।
सही है ये। और अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य में 2 मेंबर है राज्यसभा के, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे यूपी में है, यूपी में राज्यसभा के मेंबर है आपके 31। ठीक, तो अन्य राज्यों में ऐसे ही अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा यूपी में है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला रॉन्ग होगा। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, लेकिन अमेरिकी सीनेट में ऐसा जरूर है। तो केवल यहाँ पर एक करेक्ट होगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन से युग्म सुमेलित है, और इसमें आपको छांटना क्या है, नहीं है। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है मौखिक उत्तर की आवश्यकता लेकिन किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं। अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं होती है, तो यही वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे नहीं वाला है, ये गलत हो गया। अतारांकित प्रश्न ये भी देखेंगे, लिखित में उत्तर की आवश्यकता। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम का नोटिस देना। और शून्यकाल क्या होता है, बिना पूर्व सूचना के मामले उठाना, ये शून्यकाल होता है। तो ये 12 से बज करके और 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। आगे इसमें देखेंगे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है ये। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो परामर्श की जरूरत होती है, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये वाला करेक्ट है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये भी करेक्ट है। 169 में किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये 169 में होता है अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी विधान परिषद का निर्माण या फिर उसका विघटन, ये आपका 169 में वर्णित है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, यही आंसर हो जाएगा। और 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है जो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ये वाला आपका करेक्ट है, और आपसे सही पूछा गया था, तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। पंचायतों की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है, करेक्ट है ये। और यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव 1 वर्ष के भीतर कराना आवश्यक है, 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक है। ठीक है, 6 मंथ में कराना आवश्यक है, ना कि 1 वर्ष। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और ये दिया गया है आर्टिकल 243 ई में। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं कि पंचायत अगर भंग हो जाती है तो उसका 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो कहीं भी चुनाव होंगे तो 6 महीने ही होता है। यहाँ पर पंचायत है, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। केवल एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल और साथ ही विधिक अधिकारियों के लिए रिट जारी करने की अनुमति होती है, करेक्ट है ये। और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सीमित है, क्योंकि वो अपने क्षेत्रीय दायरे तक सीमित होता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट की रिट अपने टेरिटरी के अलावा
दूसरी टेरिटरी वाले भी दायर कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा, दूसरा वाला आपका रॉन्ग हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 137 में वर्णित है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुदान का प्रकार है और उसका विवरण है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पूरक अनुदान है, यह तब दिया जाता है जब पहले से स्वीकृत राशि अपर्याप्त हो, ये करेक्ट है। अतिरिक्त अनुदान यानी जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है या फिर एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है, इसके बारे में दिया गया है, वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए दिया जाता है। तो ये वाला आपका गलत होगा। ये कब दिया जाता है? ये है नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल बजट, नॉट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और प्रत्यय या अनुदान ये किसी अप्रत्याशित या अनिश्चित व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और टोकन अनुदान जब केवल धनराशि के पुनर्आवंटन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो गया। संसद के स्थगन और सत्रावसान के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। स्थगन केवल सदन की एक बैठक को समाप्त करता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाता है, करेक्ट है ये। और सत्रावसान के सदन का सत्र समाप्त हो जाता है और सभी लंबित विधेयकों और कार्यों की व्युत्पत्तिगतता हो जाती है, यानी जितने भी आपके विधेयक लंबित थे या कार्य लंबित थे वो लैप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, लैप्स नहीं होते हैं, आगे की बैठक में वो स्टे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लैप्स वाला बात दिखी गई है, ये व्युत्पत्तिगतता नहीं होती है, ठीक है, तो गलत हो गया। पहला वाला यहाँ पे राइट होगा। भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, बाद में बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में कार्य करता है, ये वाला आपका राइट होगा। तो यहाँ पर केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो जो सुप्रीम कोर्ट का होता है उसमें आपका CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जज। 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है प्लस 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और 2 हाई कोर्ट के जज कॉलेजियम सिस्टम को बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। PCS वंडर पे इसकी PDF अवेलेबल रहेगी और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स और क्विजेज भी आप PCS वंडर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री में। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।